ओके क्लास 9, आज बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन लेक्चर 2 वी विल टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में इलेक्शन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन सभाएं या निर्वाचन जगह जो होती है वो electoral constituency. For parliament election the country is divided into more than 543 electoral constituency. A constituency is usually made of a basic of population and particular geographical area. Similarly assembly constituency are made in different state for elections to the state assemblies. Voters in a constituency elect their representative. तो भारत को 543 भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे। और इस पॉपुलेशन को जो बांटा गया है 543 पार्ट्स में, इन 543 पार्ट्स के जो भी लोग होंगे वो अपने अपने एरिया से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, वोट डालते हैं। तो एक जगह जहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रखा जाता है वहाँ पे किसी कैंडिडेट को चुनकर पार्लियामेंट में भेजा जाता है, इसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इसी तरह स्टेट भी अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करते हैं जिसमें सीएम बनता है, या फिर अभी जो बिहार में आप देख रहे हो ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो बिहार जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए चुनकर आएगा। तो टोटल कितने हैं, 283 कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार में, यानी 283 पार्ट्स में बिहार को डिवाइड किया गया है और वहाँ से 283 एमएलए चुन के आएंगे जो वहाँ के लोग चुन के भेजेंगे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये तो है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी 543। इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को अलाउ होता है सिर्फ, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए। तो ये जो एससी एसटी ग्रुप होते हैं इनके लिए एक पार्ट डिसाइड किया जाता है ताकि इनको भी सरकार में एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो 543 में से लगभग 84 सीट्स जो है वो एससीज की है, 47 सीट जो है वो एसटीज की है। तो इन 84 जगह से 84 एमएलए या 84 एमपी जो चुनकर आएंगे वो शेड्यूल कास्ट के होंगे, और जो 47 एमपी चुनकर आएंगे वो सिर्फ एसटी कास्ट के होंगे। यहाँ पर जनरल और इनका मुकाबला नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एससी एससी का मुकाबला होगा। और इस तरह से जो सरकार बनेगी या जो पार्लियामेंट बनेगी उसमें 543 में से 84 जो एमपीज होंगे वो होंगे शेड्यूल कास्ट के और 47 एमपीज होंगे शेड्यूल ट्राइब के। तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व। इनको रिजर्व कर दिया जाता है सर इस देश के कुछ हिस्सों को जहाँ पर एक पर्टिकुलर जाति को ही अलाउड होता है इलेक्शन में खड़ा होना, वहाँ पे जनरल बंदा खड़ा नहीं हो सकता। इसे कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट वो होती है जिसमें ऑल एलिजिबल वोटर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इन फ्यू मंथ बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग डालने वाले लोग हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है उनके नाम इस वोटर लिस्ट में होते हैं, और इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है और इसको इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही वोटर लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगी वोटर्स को एक इलेक्शन आईडी कार्ड इशू किया जाता है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। हर एक बंदे के लिए एक वोटिंग आई कार्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड होता है, और ये जब वोट डालने जाते हैं तब लोगों को अपने साथ कैरी करना पड़ता है वोट डालने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे आप इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो आपके पास दूसरा आईडी प्रूफ हो तो आप उसको लेके जा सकते हैं, जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, एटसेट्रा। इसके बाद शुरू होता है इलेक्शन का प्रोसेस। द रियल प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेशन का नामांकन, यानी जो जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं सरकारी ऑफिसर के सामने जाके। Once the election date are announced, the candidate need to file their nomination. When a candidate is selected by political party as a candidate, it is usually known as party ticket. और अगर वो कैंडिडेट किसी पार्टी की तरफ से आ रहा है तो उसे पार्टी टिकट कहा जाता है कि ये बीजेपी से आएगा या कांग्रेस से आएगा। इसके अलावा आप इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं बिना किसी पार्टी के साथ। While filling the nomination, the candidate has to provide certain detail and some security deposit.
जब कैंडिडेट अपने आप को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए नॉमिनेट करता है तब उसको यहाँ पर कुछ बातें, कुछ डिटेल देनी होती है अपने आप की, और कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है। तो डिटेल क्या क्या है, जैसे क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ कोई चल रहा हो, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास कर्ज कितना है, या फिर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें कैंडिडेट अपने लिखित में देगा। इसे एफिडेविट फाइल करना कहते हैं। उस एफिडेविट का मतलब क्या है कि इसमें जो भी बातें लिखी गई है वो सच है। अगर उनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जब किसी को पता होगा कि उसके पास क्रिमिनल केस है या नहीं है, वो पैसे वाला है या उस पर कर्जा है या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो जनता को पता रहेगा कि वो किसको चुन रहे हैं। जनता के पास कैंडिडेट का सारा बायोडाटा आ जाता है। ये इसका फ़ायदा है। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये अगर कैंडिडेट जीत जाए तो उसको वापस दे दिया जाता है। अगर वो हार जाता है तो उसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर सरकार के पास चला जाएगा। इलेक्शन कैंपेन। नॉमिनेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है इलेक्शन कैंपेन का। द कैंडिडेट एंड द पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन टू एजुकेट द वोटर अबाउट देयर फ्यूचर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। एक बार कैंडिडेट डिसाइड हो गए तो वो जनता के बीच में जाकर अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताएंगे। वो बताएंगे कि अगर वो जीत गए तो वो क्या करेंगे, उनके पास क्या फ्यूचर प्रोग्राम है, क्या पॉलिसीज हैं। पॉलिटिकल पार्टी होल्ड रैली, रोड शो, मोहल्ला सभा एटसेट्रा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए रैली निकालती हैं, रोड शो करती हैं, मोहल्ला सभाएं करती हैं। दे ऑल्सो स्पेंड ऑन होर्डिंग, एडवर्टाइज, बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट। इसके अलावा वो अपने पर्चे छपवाती हैं, पोस्टर लगवाती हैं, होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड लगवाती हैं। Political parties usually try to focus the voter attention on some big issues like poverty alleviation, corruption, employment generation, provision for electricity, water, food, etc. और यहाँ पर political parties जो आम मुद्दे हैं, जो कॉमन इश्यूज हैं जनता के लिए, उनको टारगेट करके लोगों से वादे करते हैं। जैसे नौकरियाँ देने का वादा है, या बिजली है, या पानी है, या खाना है, या करप्शन को मिटाना है, या गरीबी को मिटाना है। इन सब को लेकर यहाँ पर पार्टीज लोगों से प्रोमिसेस करती है, उनको बताती है कि उनके पास क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है। अकॉर्डिंग टू लॉ, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर बैन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में क्या नहीं किया जा सकता, ये है थ्रेटनिंग और ब्राइबिंग द वोटर। वोटर को आप धमकाएंगे नहीं, आप रिश्वत नहीं देंगे। आस्किंग फॉर वोटर इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट, जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज इन इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के दौरान सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कोई मिनिस्टर है तो वो अपनी मिनिस्टर वाली गाड़ी लेकर कैंपेन करे, ऐसा नहीं होगा। स्पेंडिंग मोर देन 25 लाख इन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड मोर देन 10 लाख इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। 25 लाख से ज़्यादा ये अब बढ़ चुका है, तो 40 लाख किया जा चुका है अब ये। तो लोकसभा में 40 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च आप नहीं करेंगे, और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। तो ये भी चेंज कर दिया गया। अब दिल्ली जैसा अगर स्टेट है तो वहाँ पे 25 लाख अलाउड है इलेक्शन में। तो ये हर जगह के हिसाब से, अगर छोटा इलाका है तो उसके लिए कम पैसा है, अगर बड़ा इलाका है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं कि जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर इसको बनाता है, देखता है, तो वो क्या क्या होंगे। On the election dates are announced, the model code of conduct is enforced by the election commission. The code of conduct prohibit the following. तो ये code of conduct क्या कहता है कि आपको कैसे व्यवहार करना है। इसमें कहता है use of any place of worship for election propaganda. आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन में अपने आप को आप लोगों से जब सामने करेंगे तो आप किसी भी पूजा पाठ वाली जगह पर नहीं जाएंगे, किसी उसका यूज़ नहीं करेंगे, मंदिर, मस्जिद या चर्च का। यूज़ ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल, ऑफिशियल एयरक्राफ्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। सरकारी गाड़ियों का, सरकारी कर्मचारियों का या सरकारी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप सब कुछ अपने पर्सनल पैसों से करेंगे। लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट एंड अनाउंसिंग एनी बिग टिकट प्रोग्राम। सरकार में जो भी मंत्री हैं वो जब इलेक्शन में दोबारा खड़े होते हैं तो वो उस समय पर कोई भी नए प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करेंगे।
इसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कि उनसे कैसे व्यवहार की उम्मीद की जाती है या कैसा व्यवहार उनको करना है। इसके बाद आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज फॉर वोटिंग। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाता है काउंटिंग के लिए। इसमें किसी एक बंदे को जो भी वोट डालने जाता है उसको बटन प्रेस करना होता है अपनी चॉइस का, जो भी कैंडिडेट है उसके सामने का, और इस तरह से उसकी वोटिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का काफ़ी फ़ायदा है यहाँ पर। ये लाइट वेट है, यहाँ पर झंझट नहीं है पर्चे का या फिर पर्चियों का या फिर किसी पेपर वगैरह के उसका। यहाँ पर आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, एक ही वोटिंग मशीन में हज़ारों वोट डाल दिए जाते हैं, तो लेस टाइम और एक्यूरेट बिल्कुल। So this is the end of your lecture 2. Next we will talk about election commission.